हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी को मस्त से कर रहे होंगे आप लोग, है ना। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका भाई और मैं हूं आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर। और मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जिनका नाम है माँ काली कोचिंग सेंटर पूर्णिया। तो चलिए बच्चों, आप सभी को मालूम चल गया होगा कि मैं आप सबके लिए सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं। तो चलिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, मैं आप सबको यह बात बता देना चाहूँगा कि आपका सभी क्लास ऑनलाइन चल रहा है और आप लोग अच्छे से ऑनलाइन क्लास कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अपने माता पिता सबका नाम रोशन कीजिए। तो चलिए बच्चों, समय को ना गवाते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास की कुछ विशेषताओं के बारे में हम आपको बता दें। आज की क्लास जो होगी उनमें 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और हर बार की तरह मैं आप सभी बच्चों को एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और आज आप लोग 1 से लेकर के 50 नंबर तक डाल दीजिए और उसमें आप देखिए, खुद का एनालिसिस कीजिए कि आपका 1 से 50 क्वेश्चन में कितना नंबर आता है। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक आप लोग 1 से 50 नंबर डाल दीजिए फटाफट। 2 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यह जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी आपके बीच 50 क्वेश्चन का है, इसमें हम लोग सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन जैसे सारे विषयों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हम सभी का डेली क्लास चल रहा है। तो बच्चों, जो भी बच्चे हमें सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो बच्चों आप सभी हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप जितना भी मेहनत हो रहा है, सारा मेहनत आप ही सबके लिए हो रहा है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है आप सभी के लिए। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादक किया था। बताइए, महात्मा गांधी जी ने कौन सी ऐसी पत्रिका थी कि जिनका उन्होंने संपादन किया था। ऑप्शन ए में देखिए केसरी है, बी में है हरिजन और सी में है बंगाली और ऑप्शन डी में है आपका हिंदुस्तान। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। फटाफट आपने सोच लिया, बिल्कुल सही जवाब। आपने जो सोचा वही इसका आंसर होगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा आपका हरिजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हरिजन हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था, है ना। और एक और भी पत्रिका है जिसका कि नाम हो जाएगा यंग इंडिया। क्या नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों? यंग इंडिया। यंग इंडिया। यदि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहे कि यंग इंडिया का संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी। यदि अगर आपका क्वेश्चन रहे कि हरिजन का संपादन किसने किया था, तो बच्चों उसका भी आंसर महात्मा गांधी ही होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग कितने अच्छे से सरल से साधारण शब्दों में हम लोग हल कर लिए। चलिए ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को भी, नेक्स्ट प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आपके बीच अगला प्रश्न ये रहा। देखिए, बांग्लादेश का गठन किस वर्ष हुआ था। आप लोग बताइए, बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है और हमारा पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए क्या है बच्चों, 1981 है, 1971 है, 1991 है और ऑप्शन डी है आपका 2000। बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट सोच लिए। जी हाँ, आपने सही सोचा। इसका आंसर 1971 होगा। 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था। और आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश का जो पहले का यानी पुराना नाम था, इसका पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान। बच्चों क्या नाम था इसका? पूर्वी पाकिस्तान। जी हाँ, इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और इन्हीं का गठन कर करके फिर से एक नया देश यानी कि बांग्लादेश इसका नाम रखा गया। ठीक है, काफ़ी बहुत सारा आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन के समय में 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई थी। तो चलिए 2 प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब फटाफट देखते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपके बीच, द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है आपका गैरीबाल्डी, बी में है फान बोई चाउ, ऑप्शन सी में है हिटलर, ऑप्शन डी में है मेजनी। बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? सोचा आपने?
तो इसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाऊ, यानी फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम नामक पुस्तक की रचना की थी, यानी उनके लेखक अगर कहा जाए तो फान बोई चाऊ हो जाएंगे, द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम। यदि अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम है तो बच्चों आप अवश्य इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। इन प्रश्नों को संग्रह करने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है और ये सारा मेहनत आप ही के लिए है। तो बच्चों इस चीज़ को गंवाना नहीं है, इस सारे प्रश्न को आप एक कॉपी में उसको नोट कर लीजिए और कई बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से क्या होगा कि यह प्रश्न आपके मस्तिष्क में पूरी तरह बैठ जाएगा और एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो इस प्रश्न को देख करके आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चलिए तीसरा प्रश्न को हम लोग देख लिए, अब आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है आपके बीच। क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से, कब और कहां से स्टार्ट हुआ। ऑप्शन ए में है आपका 1920 भुज है, बी में है 1930 अहमदाबाद, सी में है 1930 दांडी और डी में है 1947 सूरत। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर राइट, सही जवाब आपने सही सोचा। इसका आंसर हो जाएगा 1930 यानी दांडी मार्च, इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। यहाँ पर से हम लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कहा जाए तो नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह अगर आपसे क्वेश्चन रहेगा तो वही 1930 हो जाएगा, यानी दांडी मार्च भी इनको कहा जाता है। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन को किया था। चलिए 4 प्रश्न को कुल मिलाकर के हम लोग देख लिए, अब आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखिए क्या है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। कौन ऐसे व्यापारी थे जो कि हिंद चीन पहुंचे थे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या अंग्रेज हिंद चीन पहली बार गए थे, क्या फ्रांसीसी गए थे, क्या पुर्तगाली गए थे या फिर डच गए थे। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगाली। यानी हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी यानी बिजनेसमैन जो कि हिंद चीन गए थे, उसका वो गए थे कौन, तो पुर्तगाली गए थे हिंद चीन पहली बार। ठीक है, 5 प्रश्न को हम लोग देख लिया। अब 6ठा प्रश्न आपके बीच है, सिंगापुर कब आजाद हुआ। बताइए सिंगापुर कब आजाद हुआ। भाई भारत आजाद हुआ 1947 में, तो सिंगापुर कब आजाद हुआ, सोचने वाली बात है। ऑप्शन ए है आपका 1965, 1920, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1955, ऑप्शन नंबर सी है 1960, ऑप्शन नंबर डी है 1947। भारत के बारे में तो हर कोई जानता है 1947 में आजाद हुआ, लेकिन सिंगापुर कब आजाद हुआ बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 1965। 1965 में सिंगापुर क्या हुआ था बच्चों, आजाद हुआ था 1965 में। ठीक है, चलिए 6 प्रश्न को हम लोग देख लिया। आप लोग याद करते जाइएगा, याद करते जाइएगा, ठीक है ना। ऑप्शन से आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, यानी 7वां प्रश्न आपके बीच है। कितना आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहता ही जहर क्वेश्चन है बाबू ये। चलिए क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो भाई एक समय हुआ करता था जबकि बिहार से मजदूर बाहर भेजे जाते थे, और क्वेश्चन है कि किस जगह से, किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए में देख लीजिए पूर्वी क्षेत्र है, बी में है पश्चिमी क्षेत्र आपका, सी में है उत्तरी क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी में है आपका दक्षिणी क्षेत्र। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर जो थे यानी भाड़े के मजदूर जो थे वे भेजे जाते थे, कई दूसरे जगह ले जाए जाते थे, उनसे काम करवाया जाता था। चलिए 7 प्रश्न को हम लोग देख लिए कुल मिला करके। 8वां प्रश्न है आपके बीच में, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बताइए बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। आपको जगह बताना है। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म झारखंड में हुआ था, क्या बिहार में हुआ था, क्या उड़ीसा हो जाएगा या फिर बंगाल हो जाएगा। क्या है इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उड़ीसा। उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, कटक उड़ीसा में है, ठीक है, वहीं पर उसका जन्म हुआ था। और यदि अगर आपकी डेथ की बात करें यानी कब उनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1897 में इनका जन्म हुआ था। चलिए आपको डेट भी बता दिए साथ ही साथ। तो बच्चों देख रहे हैं आप लोग, हम आपके लिए ये तो प्रश्न लाए हुए हैं, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, ताकि केवल ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर नहीं कराया जा रहा है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आपको एक रिदम में, एक अच्छे तरीका से लय में आपको याद हो सके। चलिए 8 प्रश्न को हम लोग कुल मिलाकर के देख लिए। 9वां प्रश्न है आपके बीच में, सार्क
सार्क की स्थापना कब हुई? बताइएगा बच्चों, सार्क की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है आपका 1875, बी है 1885, सी है 1985 या फिर डी है आपका 1975 यानी 75। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 1985। आपको बता दें कि सार्क में कुल मिलाकर के 8 देश हैं बच्चों। यह एक ग्रुप है, यह क्या है? ग्रुप है जिसका नाम है सार्क। और बच्चों सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये सार्क का फुल फॉर्म होता है और सार्क जो है उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, तो हम लोग जान गए सार्क के बारे में। यह एक ग्रुप है 8 देशों का। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वह इसमें शामिल हैं। चलिए 9 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 10वां प्रश्न देखिए, कितना खूबसूरत सा प्रश्न है आपके बीच में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक का मतलब जानते हैं आप लोग? पृथक का मतलब होता है अलग होना। कब अलग हुआ बताइए फटाफट? 1905 में, 1912 में, 1936 में या फिर 1948 में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1912। यानी बिहार जो है यह बंगाल से 1912 में क्या हो गया? पृथक हो गया, यानी अलग हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देख लिए 10 प्रश्न को कुल मिलाकर के। 11वां प्रश्न है आपके बीच में, मजदूर दिवस। बताइए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताइए मजदूर दिवस। इसमें ऑप्शन तो कितना आसान दिया हुआ बच्चों, 1 मार्च, 1 मई, 21 मई, 21 जून। कब मनाया जाता है? तो ये मजदूर दिवस मनाया जाता है आपका 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस, लेबर डे यानी, है ना, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अच्छा 21 जून हम लोग कहाँ डाले हुए हैं? तो जानते हैं 21 जून को मेरा बर्थडे होता है, इसीलिए हम ऑप्शन में 21 जून भी डाल दिए हुए हैं। ठीक है ना, ऐसे मेरा बर्थडे बहुत बच्चों को मालूम भी होगा 21 जून, है ना। आप लोग हमें 21 जून को अवश्य बर्थडे विश कीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन भी है कि 21 जून को और क्या मनाया जाता है? बताइए क्या होगा? 21 जून को जो है ना मनाया जाता है योगा दिवस। योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। चलिए वो भी याद हो गया आप लोग को। 11 हो गया क्वेश्चन। अब 12वां प्रश्न है आपके बीच में, नील आंदोलन के लिए किसने गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था? ऐसे कौन से नेता थे जो कि नील आंदोलन के लिए, जब नील आंदोलन हुआ था तो वो नेता गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किए थे? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए में है राजकुमार शुक्ल, बी में है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी में है राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी में है रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। शुक्ल बोलिए, शुक्ला जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको शुक्ला याद रहे, राजकुमार शुक्ला, दोनों एक ही बात है, याद रखना है। राजकुमार शुक्ल जो थे, नील आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किए थे, इन्वाइट किए हुए थे, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन है कि नील आंदोलन कब हुआ था? तो बच्चों आपको बता दें कि नील आंदोलन 1917 में हुआ था, नील आंदोलन, और यह बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण में। चलिए यह तो हो गया 12वां प्रश्न। अब 13वां प्रश्न है आपके बीच में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कितना आसान प्रश्न है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। इतना आसान हमें नहीं लगता है कि यह क्वेश्चन कोई बच्चा ऐसा होगा जो यह क्वेश्चन को नहीं जानता होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, 1948, 1928, 1947 कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अच्छा बच्चों एक बार बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन सा नारा दिया गया था? तो बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय में करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया था इसी आंदोलन के समय में। ठीक है, तो हम लोग कई सारे प्रश्न को बीच बीच में जान रहे हैं, आप लोग इसका रिवीजन अवश्य करते रहिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग हमारी बातों को गौर करेंगे। चलिए 14वां प्रश्न है आपके बीच में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बताइए फटाफट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला हरदयाल। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी।
चलिए 14 प्रश्न को देख लिया हम लोग। 15वां प्रश्न है आपके बीच में, मध्य प्रदेश का नेपानगर किस उद्योग के लिए फेमस है? मध्य प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है नेपानगर। आखिर नेपानगर कुछ ना कुछ तो फेमस होगा वहां की, तो बताइए नेपानगर का क्या फेमस है? ऑप्शन ए में है रासायनिक उद्योग के लिए, क्या वो फेमस है? ऑप्शन बी में है अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन सी में है लौह उद्योग, या ऑप्शन डी हो जाएगा इस्पात उद्योग। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अखबारी कागज। अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश का नेपानगर क्या है बच्चों? फेमस है, प्रसिद्ध है। चलिए 15 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 16वां प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया, क्या गजब का क्वेश्चन है भाई, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बताइए? दिल्ली में है, मुंबई में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है? गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बच्चों? मुंबई में। जाना है मुंबई घूमने के लिए, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा एक क्वेश्चन है सर, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, सर इंडिया गेट कहाँ पर है? तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, यदि अगर एग्जाम में क्वेश्चन रहे इंडिया गेट, तो इंडिया गेट हो जाएगा आपका कहाँ? दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। चलिए 17वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके गुरु हम हैं, महात्मा गांधी जी के गुरु कौन हो जाएंगे? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है रविंद्रनाथ टैगोर, बी में है वल्लभ भाई पटेल, सी में है जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? जी आपने सही सोचा, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इनसे ही इन्होंने राजनीति की शिक्षा ली थी। चलिए 17 हो गया। 18वां प्रश्न है कि लखनऊ समझौता, फटाफट बताइएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1905, 1916, 1919 या फिर 1929? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1916। 1916 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था लखनऊ समझौता, है ना। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, 18 प्रश्न को हम लोग देख ले। 19वां प्रश्न है आपके बीच, सेफ्टी लैंप, क्या गजब का क्वेश्चन है भाई, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? किसने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था? आप लोग बताइएगा, क्या हम्फ्री डेवी हो जाएगा, या वाटरमैन हो जाएगा, कवासजी डावर, या फिर जेम्स वाट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, जिससे कि जितना भी माइनिंग्स वगैरह काम चल रहा था लोहे की खान में, इससे बहुत सुविधा मिली। ठीक है, तो चलिए 19 प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब 20वां प्रश्न है आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से आधारित नहीं है बच्चों? बताइए कौन सा ऐसा इसमें उद्योग है जिसका कि संबंध खेती से लेना देना नहीं है, जिसका खेती हम लोग नहीं करते हैं? बताइए क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र इसका तो खेती से ही लेना देना, क्योंकि कपास से ही होता है। सीमेंट, चीनी, जूट, पटवा, सबका खेती होता है। सीमेंट का खेती होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है ना। तो यही क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं है। तो नहीं है तो क्या नहीं है? सीमेंट। तो सीमेंट का खेती नहीं होता है, बस सिंपल। चलिए 20 प्रश्न को देख लिए। 21वां प्रश्न है आपके बीच में, पटना में स्थित गोलघर, पटना में स्थित जो गोलघर है उसको कब बनाया गया था? बच्चों आप लोग को मालूम है कि ब्रिटिश आर्मी के लिए गोलघर बनाया गया था, और गोलघर बनाया गया था इसलिए ताकि वहां पर अनाज का स्टोरेज किया जा सके, जब कोई दिक्कत हो उसमें अनाज रखा जा सके और उससे अनाज को निकाला जा सके। ऑप्शन ए में है 1786, बी में है 1942, सी में है 1920, ऑप्शन डी में है 1947। कब हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर सही जवाब। 1786 में गोलघर बना था। कब बना था? 1786 में। कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने ही बनवाया था। सही है। चलिए 21 हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके बीच में, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहां पर स्थित है? बताइए फटाफट, राउरकेला कहां है? राउरकेला कहां है? अच्छा क्वेश्चन हम कल बताए थे, यही से इसे पहला वाला वीडियो में था। राउरकेला को किसके सहायता से बनाया गया था? आपको बता दिए थे, जर्मनी की सहायता से। ऑप्शन यहां पर देखिए क्या क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि राउरकेला जो इस्पात उद्योग है वो कहां है? कहां है राउरकेला? क्या पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर उड़ीसा में है? तो इसका आंसर राइट सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में है राउरकेला। राउरकेला कहां है? तो उड़ीसा में। याद होना चाहिए, यही सब क्वेश्चन पूछता है। लग रहा होगा आपको बहुत आसान है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, इसीलिए आपको लग रहा आसान है। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनको तो ये भी क्वेश्चन भाई भारी लग रहा होगा।
चलिए 22 हो गया। 23वां प्रश्न है आपके बीच में, बताइएगा भारत में वर्तमान समय में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। देखिए एक अगला प्रश्न हम यहाँ आपके बीच में ला लिए हैं। यूनियन टेरिटरीज यानी भारत में वर्तमान समय में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। क्या 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 8। आपको बता दें कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए 23 हो गया। अब आते हैं 24वां प्रश्न में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भारत का वायसराय कौन था। आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, नमक आंदोलन जो हुआ था, तो उस समय में भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे। ऑप्शन ए में है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी में है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी में है आपका भाई लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है कि बताइए भारत में ट्रेन वगैरह जो चला था तो उस समय में गवर्नर कौन थे। जी हाँ, उस समय में गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी। कल बताए थे ना, कल वाला वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को पहले देख लीजिए, उसमें भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन को डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न है आपके बीच में कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने कहा था सरदार। सरदार है हमारे, किसने कहा था, बताइए किसने उसे सरदार की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए में है बारदौली, बी में है अहमदाबाद, या फिर ऑप्शन सी में है खेरा, ऑप्शन डी में है चंपारण। किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ऑप्शन इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें कि बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह के समय में बारदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल को पहली बार सरदार कहा था। तो यहां पर है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह। उन्हें सरदार किसने कहा, तो बारदौली की महिलाओं ने कहा उन्हें सरदार। चलिए दोनों आंसर याद हो गया हम लोगों को। चलिए 25 हो गया। 26 में है कि भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। अच्छा, भारत में कौन पहली बार आए थे, फटाफट बताइएगा। ऑप्शन ए में है डच या फिर ब्रिटिश। अच्छा, ब्रिटिश और इंग्लैंड एक ही चीज है ना। ऑप्शन सी में है पुर्तगाली, ऑप्शन डी में है फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। जी हाँ, इसका आंसर सही बात है, इसका आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाली भारत में पहली बार आए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि बताइए भारत में तंबाकू वगैरह जो था उसको किसने प्रारंभ किया, तंबाकू वगैरह को किसने लेकर के आया, उसकी खेती वगैरह को। तो बाबू उसकी खेती को भी जो है ना पुर्तगाली लोग ही स्टार्ट किए थे भारत में। तंबाकू वगैरह को पुर्तगाली लोग लेकर के आए थे और यहाँ पर तंबाकू चल रहा है, वो लोग चल गया। 27वां प्रश्न है किसके द्वारा दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। 1929 में हम लोग तिरंगा फहरा दिए थे, रावी नदी के बगल में है ना। तो बताइए कौन फहराए थे झंडा तभी, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी में है जवाहरलाल नेहरू। कौन झंडा फहराए थे। तो जी हाँ, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 1929 में रावी नदी के तट पर पहली बार क्या फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, याद हो रहा होगा आप सभी को। 28वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो पता लगाए कि भारत की राष्ट्रीय आय इतनी है। तो बताइए कौन पता लगाए थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर दादा भाई नौरोजी। तो कौन हो जाएंगे इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादाजी ने पता लगाया था कि इनकम कितना है। दादाजी को देखना है और इनकम में टिक मारना है। आय रहेगा दादाजी, क्या हो जाएगा दादाजी यानी दादा भाई नौरोजी। 29 हो गया। अब आते हैं 30वां में। कितना आसान सा क्वेश्चन फिर बीच में मिल रहा है ना। एटीएम का वास्तविक रूप क्या है, बताइए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए में देखिए ऑटो ट्रांसफर मशीन, क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी में है ऑटो टिकट मशीन, ऑप्शन डी में है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन डी में है ऑटो ट्रांजिट मशीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ऑटो
सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको कि एटीएम कहा जाता है। ए से हो जाएगा ऑटोमेटिक, टी से हो जाएगा टेलर, एम से हो जाएगा मशीन, एटीएम। ठीक है, याद हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब 30वां प्रश्न में आते हैं कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। क्षेत्रवाद की भावना, क्षेत्रवाद पहले हम लोग समझते हैं। क्षेत्रवाद की भावना, क्षेत्रवाद का मतलब होता है अपने क्षेत्र से लगाव हो जाना, अपने क्षेत्र से लगाव हो जाना। जैसे अगर मेरे अंदर में क्षेत्रवाद की भावना आ जाएगा तो केवल हम अपने क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे। ठीक है, तो बताइए क्षेत्रवाद की भावना अगर किसी के अंदर में हो जाएगा तो उससे क्या परिणाम निकलेगा, परिणाम नहीं कुपरिणाम, उससे क्या डिफेक्ट निकलेगा। ठीक है ना, अपने क्षेत्र से लगाव हो जाएगा तो क्षेत्रवाद हो ही गया। राष्ट्र हित के बारे में वो सोचेगा नहीं सोचेगा, राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा, वो सोचेगा अलगाववाद के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कुपरिणाम। यदि अगर आपके अंदर भी, अगर आप नेता बनिएगा, आपके अंदर में अगर क्षेत्रवाद की भावना आ जाएगा तो उसका कुपरिणाम क्या निकलेगा, आप अलगाववाद की भावना में आ जाइएगा, आप अलग होना चाहिएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम हो जाएगा क्या, अलगाववाद। क्या हो जाएगा, अलगाववाद। ठीक है, अब चलिए 31वां प्रश्न में हम लोग आते हैं। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉमस स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, और ऑप्शन डी हो जाएगा जेड गुडी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेड गुडी। क्या हो जाएगा, जेड गुडी। जेड गुडी जो थे वे लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, है ना। पॉलिटी से भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों को सारा का सारा विषय को साथ लेके चलना है। अब ये नहीं सोचना है कि पॉलिटिकल का क्वेश्चन मिल गया भाई इसको छोड़ के चलो, हिस्ट्री का मिल रहा है बड़ा मजा आ रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारा चीज को लेके चलना है साथ साथ, तब नंबर फुल में फुल आएगा। ठीक है ना, चलिए 31 हो गया। 32वां प्रश्न में आते हैं। 32वां प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण। ऑप्शन ए में है राजनीतिक दल, ऑप्शन बी में है संविधान को, ऑप्शन सी हो जाएगा न्यायपालिका को, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेस को। बताइए लोकतंत्र का प्राण कौन है, लोकतंत्र का प्राण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को, क्योंकि राजनीतिक दल ही है जो हमारे लोकतंत्र को कायम किए हुए, जैसे बीजेपी, कांग्रेस वगैरह, ये सब क्या है, राजनीतिक दल है, इन्हीं के द्वारा तो हमारा लोकतंत्र चलता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। ठीक है, 32 हो गया। आप 33वां में आते हैं। 33वां है आपका क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार, क्या बात है, आरटीआई। आरटीआई कब लागू हुआ था, है ना। आरटीआई जो कानून है वह कब आया था। ऑप्शन ए है 2004, बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2007। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005। 2005 में सूचना का अधिकार कानून पारित हुआ था, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, पढ़ाया गया है क्लास में भी। अब 34वां प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। अच्छा, हम लोगों को बनाना है कौन सी, गठबंधन का सरकार बनाना है। ठीक है, मिलजुल करके गठबंधन का सरकार बनाना है, तो हमको कैसा दलीय व्यवस्था भारत में रहेगा जिससे कि हम लोग गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। एक दलीय व्यवस्था नहीं, एक दलीय व्यवस्था रहेगा तो अकेले शासन होगा, तो गठबंधन कैसे होगा। अब दो दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था रहेगा तो दो दल रहेगा, ए और बी, कैसे गठबंधन करेगा, केवल दो ही होगा। अगर भारत में रहेगा बहुदलीय व्यवस्था तो क्या होगा, उससे क्या होगा, गठबंधन की सरकार बन जाएगी, है ना। हमारा मन होगा इससे गठबंधन कर लेंगे, हमारा मन होगा उस पार्टी से गठबंधन कर लेंगे, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था होगी तभी ना हम किसी से गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 34 हो गया हम लोग। 35वां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी, बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, कल हम इस प्रश्न का, इसके बारे में बताए थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि बीजेपी का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, आज हम बीजेपी से ही क्वेश्चन फिर एक लाए हुए हैं कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा। क्या लाल कृष्ण आडवाणी, बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मुरली मनोहर जोशी, या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। उसका पहला अध्यक्ष कौन था बीजेपी पार्टी का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही अच्छे विचार स्वभाव के थे, क्या गजब के पर्सनैलिटी था उनका।
चलिए 36वां प्रश्न में है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा यानी संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में एक आंदोलन हुआ था, एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। 1974 में हुआ था संपूर्ण क्रांति। तो बताइए ये संपूर्ण क्रांति जो है वह उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, बी में है नीतीश कुमार, सी में है लालू यादव, ऑप्शन डी में है जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जेपी चचा यानी जयप्रकाश नारायण जो हो जाएंगे जेपी चचा। उन्होंने ही भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और संपूर्ण क्रांति को किया था। पटना के गांधी मैदान में बहुत बड़ा रैली हुआ था उस दिन, और उस दिन जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए 36 हो गया। 37वां में हम लोग आते हैं, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? अच्छा, वो जो हम आपको अभी बताए थे संपूर्ण क्रांति जो हुई थी उससे केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार लड़खड़ा गई थी। और आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद पहली बार हमारे भारत में कांग्रेस की सरकार की जगह गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो बताइए कौन हो जाएंगे? उनके बाद किनकी सरकार बनी? तो इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। तो ऑप्शन नंबर देखिए फटाफट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, ऑप्शन डी में है चंद्रशेखर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 1977 में संपूर्ण क्रांति के बाद। चलिए 37वां हो गया। 38वां प्रश्न में आते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बताइए बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए में है अंबेडकर, बी में है कांशीराम, सी है मायावती, ऑप्शन डी में है रामविलास पासवान। कौन हो जाएंगे बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांशीराम, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे। इन्हीं की बेटी है मायावती। इसकी कौन है? बेटी है शायद। चलिए 38 हो गया। 39वां प्रश्न में हम लोग आते हैं कि भारत एक राष्ट्र है। बताइए भारत कैसा राष्ट्र है? क्या विकसित है, विकासशील है, पिछड़ा हुआ है या फिर अत्यंत पिछड़ा? बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि भारत कैसा है? तो यह विकासशील है। कैसा है? विकासशील। विकासशील का मतलब समझ रहे हैं? विकासशील का मतलब हम लोग विकास कर रहे हैं। अमेरिका फिर कैसा हो जाएगा? अमेरिका हो गया, सोवियत संघ, रूस वगैरह सब हो गया, इंग्लैंड वगैरह सब, वो कैसा राष्ट्र है? तो वो विकसित राष्ट्र है, वो तरक्की ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन भारत क्या अभी तरक्की के दौर में है, तो यह कैसा हो जाएगा? विकासशील, यानी हम लोग विकास कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए 39 हो गया। अब आते हैं हम लोग 40वां प्रश्न में। 40वां प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में है 1950, बी में है 1955, सी में है 1960 या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा 1980। बताइए सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, सिंधु नदी को लेकर के, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में लगभग लड़ाई होती ही रहता है। तो सिंधु नदी जो है उस नदी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ, तो सभी देश ने मिलकर के इनके बीच समझौता करा दिया, भाई अब मत लड़ना। तो यह समझौता जो हुआ था, करार जो हुआ था, वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। अच्छा, किसके किसके बीच में हुआ था बताइए फटाफट? यानी हो जाएगा भारत और पाक के बीच में, भारत और पाक यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था सिंधु जल समझौता। ठीक है, चलिए 40 हो गया। अब आते हैं 41वां प्रश्न में। 41वां प्रश्न है आपके बीच में, भारत के केंद्रीय बैंक का, भारत के जो केंद्रीय बैंक है उनका क्या नाम है? क्या नाम है भारत के केंद्रीय बैंक का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक? कौन है भारत का केंद्रीय बैंक? तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई। पैसा में देखे होंगे आप लोग, लिखा होगा आरबीआई, तो वह क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1935 में। चलिए 41 हो गया। 42 में हम लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का लेबर वगैरह जो होता है श्रमिक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है पेरिस, बी में है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी में है रोम, ऑप्शन डी में है जेनेवा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। जेनेवा यानी जन से याद रखिएगा कि जन जो होता है वह श्रमिक हो जाएगा, लेबर हो जाएगा। जन से याद रखना, ठीक है। जन हम लोग बोलते हैं देहात वगैरह में कि जन माने लेबर, तो जन से याद रखिएगा जेनेवा, श्रमिक में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 42 हो गया प्रश्न। अब आते हैं हम लोग 43वां प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न में है कि बोलीविया में जो जन संघर्ष हुआ था उसका क्या कारण था? क्या पानी की कमी, पानी की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, आलू की कीमत में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए बोलीविया में जो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था किस चीज के लिए हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। यानी पानी की कीमत वहां बढ़ गई थी, पानी का बड़ा अकाली चलता है वहां पर, जिसका कि रेट वगैरह बढ़ गया था। पानी का रेट बढ़ा दीजिएगा तो आंदोलन तो हम भी कर देंगे। चलिए 43 हो गया। अब आते हैं 44वां प्रश्न में। 44वां प्रश्न है कि भारत में नेपाल, क्या बात है, भारत में नेपाल वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? नेपाल जो है हम लोगों का पड़ोसी देश है, तो बताइए वहां पर किस प्रकार का सिस्टम है? क्या वहां पर लोकतंत्र है, क्या वहां पर राजतंत्र है, क्या वहां पर सैनिक तंत्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों वहां हो जाएगा, वहां पर है लोकतंत्र। 2006 में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। हालांकि इससे पहले जो थे वहां के राजा का नाम था ज्ञानेंद्र, और मेरा नाम भी देखिए ज्ञानेंद्र ही है। चलिए 44 प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग 45वां प्रश्न में। 45वां प्रश्न है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। यानी मुद्रा, पैसा वह है जो पैसे का काम करती है। मुद्रा माने पैसा, अच्छा मुर्दा मत पढ़ लीजिएगा, मुद्रा लिखा हुआ है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। मुद्रा की यह परिभाषा यानी यह डिफिनेशन किसने दिया था? मार्शल, रॉबर्टसन, हर्टले विदर्स, या फिर सेलिगमैन? किसने दिया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हर्टले विदर्स। हर्टले विदर्स, हर्टले विदर्स ने ही दिया था मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। चलिए ये तो हो गया। अब 46वां प्रश्न है आपके बीच में। भारतीय, देखिए हम अभी तुरंत बताए थे इस क्वेश्चन को, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आप लोग बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1934, हम तो पहले इसका आंसर बता दिए हैं। ऑप्शन बी 1935, सी में 1948, ऑप्शन डी हो जाएगा 1951। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? फटाफट टिक कीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसे कहा जाता है बच्चों बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक आरबीआई। चलिए 46 हो गया। 47वां प्रश्न में हम लोग आते हैं। 47वां प्रश्न है महासागर की तली, महासागर की जो तली होती है तो वहां पर जो कंपन होता है, तो वहां महासागर का जो तल होता है यानी समुद्र में जो कंपन होता है, तो उस चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या भूकंप हो जाएगा, चक्रवात हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। यानी कि समुद्र में जो भूकंप आती है उसे कहा जाता है सुनामी। यानी आप स्व से समुद्र देखिएगा, सुनामी, स्व से समुद्र यानी महासागर, समुद्र हो जाएगा, यानी समुद्र में जो भूकंप आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सुनामी। ठीक है, तो याद हो गया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। 47वां प्रश्न में बड़ी जल्दी हम लोग आ गए, नहीं? चलिए काफी आसान प्रश्न है। बिहार में क्वेश्चन 48वां प्रश्न है आपके बीच में कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बताइए बिहार में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? ऑप्शन के अनुसार ऐसे बहुत बार भूकंप आ चुका है, लेकिन इनमें से ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कि कब भयानक भूकंप आया हुआ था। सीधा बात है, 1934 या फिर 1904 या फिर 2008 या फिर 1997। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1934। 1934 में बिहार में बहुत विशालकारी भूकंप आया हुआ था। भूकंप के बारे में सभी लोग जानबे करते हैं, धरती का कांपना भूकंप कहलाता है। चलिए 48 हो गया। 49वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? रुलाने वाला दिन हमें याद आ रहा है, विमुद्रीकरण है ना, कि कब नोटबंदी हुआ था? बताइए नोटबंदी कब हुआ था? आप लोग तभी हो सकता है छोटे ही होंगे, लगभग बच्चे छोटे ही हैं उसमें से, है ना। 2024 चल रहा है मोटा मोटी,
काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस हो गया ना। विमुद्रीकरण यानी कि पैसे का जो हुआ था, कब हुआ था बताइए, कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 ऑप्शन ए में है, बी में है 8 नवंबर 2016। अच्छा, ऑप्शन सी में हो जाएगा 8 नवंबर 2016, ऑप्शन डी 8 नवंबर 2016। अच्छा, लगता है सब में ऑप्शन एक के चल गया का जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 नवंबर 2016। लीजिए, अब इसका आंसर आप ऐसे ही जान गए, 8 नवंबर 2016। सब में एक के आंसर हो जाएगा, सब में एक ही चीज़ है, 8 नवंबर 2016। यानी 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ था, पैसा का नोटबंदी हुआ था। सब में ऑप्शन एक के है ना। तो ये तो आपको फ्री में आंसर मिल गया है ना। चलिए, ऑप्शन हमको दूसरा बदल बदल के देना चाहिए था। 18 दे देते ना, यहाँ पर बड़ा मजा आता। तब 18 देना चाहिए था हमको। हाँ, कुछ बदल बदल के दे देते। 24 तो नहीं होता, मालूम चलता। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन आज सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल गया। एक क्वेश्चन और हम भी बताए हुए थे कि RBI का स्थापना कब हुआ, पहले ही मिल गया। ठीक है, चल अब हम लोग आते हैं 50वां प्रश्न में। 50वां प्रश्न है आपके बीच में अंतिम प्रश्न। जी हाँ, ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, किस शहर को कहा जाता है? बताइए, कौन सा ऐसा जगह है जिसको कि कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी? जी हाँ बच्चों, भारत की राजधानी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, भारत की वित्तीय राजधानी, ये अलग क्वेश्चन है ना। तो बताइए, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल। ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में हो जाएगा पटना, ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगलोर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। भारत की राजधानी नहीं पूछ रहे हैं, भारत की राजधानी पूछेंगे तब ना आप बोलिएगा नहीं दिल्ली है ना। तो राजधानी नहीं पूछ रहे हैं, भारत की वित्तीय राजधानी पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल कैपिटल। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? कुल मिलाकर के आज हम लोग 50 प्रश्न को देख लिए बच्चों। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। सारे के सारे मेहनत आप ही सबके लिए किए जाते हैं, है ना। और हमारा जो पिछला वीडियो था, पिछला वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने जम करके कमेंट किया और कई सारे बच्चों का 50 में 45 नंबर भी आया। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतना प्यार करते हैं और आपका सोशल मीडिया साइट पर इतना हमें फॉलो किया जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद है कि आप हमें इतना पसंद करते हैं। Thank you so much for watching this video.